हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका बीकॉम सेकेंड ईयर की थ्योरी क्लासेस के अंदर। जी हाँ, आज जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपके बीएडीएम का सेकंड सब्जेक्ट है और यहाँ पे आपको कुछ भी नया नहीं करना है। वही चीजें आएगी जो आपने क्लास नंबर 12 के अंदर बीएसटी में पढ़ा था। मैनेजमेंट मतलब वही आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आएंगे, फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो ये सब्जेक्ट आपके लिए स्कोरिंग साबित हो सकता है बिकॉज ये पूरा का पूरा वही चल के आ रहा है जो आप पढ़ा। सेम वही आपका बीएसटी है, सेम वही चीजें हैं, तो यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्लस कुछ भी आपको नया याद नहीं करना है। जो हमने पहले पढ़ा था, जो पहले का याद है, सब कुछ चल जाएगा। बस आंसर्स लिखने का तरीका यहाँ पर चेंज हो जाएगा बिकॉज 12th क्लास में आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 8 मार्क्स के लिए। यहाँ आप अटेम्प्ट करेंगे 20 नंबर्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट। जैसा कि हमारे सेगमेंट का आप जानते हैं कि हम हर सब्जेक्ट के लिए आपको कुछ मोस्ट क्वेश्चंस देंगे जो कि पिछले 5 से 7 साल के अंदर आरयू पूछते आ रही है। उन क्वेश्चंस का हम आपको पीपीटी के साथ एनालिसिस और दूसरे सेगमेंट में बताएंगे किस तरह आपको थ्योरी के अंदर मार्क्स स्कोर करने हैं। बिकॉज कई बार आपको पता है लिखना क्या है, लेकिन लिखना कैसे है ये पता ना होने के कारण हम मार्क्स खो देते हैं। तो ऐसा पहला क्वेश्चन जो आज तक राजस्थान यूनिवर्सिटी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ आ रहा है उसकी हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यूनिट 1 में राजस्थान यूनिवर्सिटी एक साल छोड़ के एक साल ये क्वेश्चन तो पूछती आ रही है पिछले 10 ईयर से कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब सबने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हुए हैं, जो 14 प्रिंसिपल्स है फ्योल के, आपको पता है उनकी इंपॉर्टेंस, और इसीलिए राजस्थान यूनिवर्सिटी हर दूसरे साल इस सवाल को पूछती रहती है, इसलिए इसका आंसर आना हमें बहुत जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। जो सबसे हमने बात करी कि आपको ये पता होना चाहिए कि लिखना कैसे है। अगर क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि व्हाट इज मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 2 लाइन में मैनेजमेंट को डिफाइन किया और चालू हो गए प्रिंसिपल्स लिखना। नहीं, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन 20 मार्क्स का आ रहा है, आपको 20 मार्क्स के हिसाब से लिखना पड़ेगा। पहले आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा मैनेजमेंट के बारे में, एटलीस्ट 2 से 3 डेफिनेशंस देके। बिकॉज जब आप अपनी बुक्स को देखते हैं, आपकी जो थ्योरी बुक्स चल रही है, अब उसमें देखते हैं तो 3 से 4 डेफिनेशन आपको हर कंसेप्ट की मिल रही है। और इसीलिए एग्जामिनर भी आपसे यही चाहता है कि अगर कुछ भी कंसेप्ट आ रहा है तो आप उसकी कम से कम भी नहीं तो 2 डेफिनेशंस तो लिख कर ही आए, तभी आपकी मीनिंग पे पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो पहला पार्ट तो क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट। आपको समझाना पड़ेगा मैनेजमेंट की डेफिनेशन को, कम से कम कितने डेफिनेशन के साथ, मिनिमम 2 डेफिनेशन के साथ। ज्यादा आपको याद हो जाती है तो वेरी गुड, आप 3 भी लिख सकते हैं, बट 2 डेफिनेशन तो कम से कम होनी ही होनी चाहिए। अगर आप एक डेफिनेशन 3 लाइंस की लिखकर आते हैं आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज आप क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं। और जब आप 20 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हर चीज को आपको थोड़ा इलॉबरेट करके लिखना पड़ेगा, थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले व्हाट इज मैनेजमेंट, उसके आप लिखेंगे डेफिनेशन। फिर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़िए। सेकंड पार्ट है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमें ये नहीं करना है कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन दे दी 2 या 3 डेफिनेशंस, उसके बाद आप डायरेक्ट प्रिंसिपल्स के ऊपर स्किप कर गए। जी नहीं, आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में समझूं क्या क्या वो चीजें हैं और वो किसने दिए हैं। किसने दिए प्रिंसिपल्स, आपके हेनरी फ्योल ने दिए हैं। तो आपको पहले हाफ पेज लिखना पड़ेगा हेनरी फ्योल के ऊपर कि हेनरी फ्योल कौन थे, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था और उन्होंने आपके प्रिंसिपल्स क्या दिए थे। फिर आपको हाफ पेज समझाना पड़ेगा प्रिंसिपल्स के ऊपर कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो ये 14 गिवन है उनके फीचर्स क्या है या उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद आप चालू करेंगे अपना आंसर। हम मार्क्स हमारे इसीलिए नहीं आते, आप देखते हैं कि आपने पूरे 14 प्रिंसिपल्स लिखे, आप पूरे 9 पेजेस भी भराए, फिर भी आपके मार्क्स नहीं आ रहे, बिकॉज क्वेश्चन लिखने का आपका तरीका बदल चुका है, राइटिंग स्टाइल आपका बदल चुका है। आपको डायरेक्ट जाके स्टार्ट नहीं करना है, पहले आप समझाएंगे मैनेजमेंट को कम से कम 2 डेफिनेशंस के साथ, उसके बाद आपको समझाना है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जनक को, दैट इज हेनरी फ्योल। आधा पेज तो लिखेंगे ही, ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको आगे प्रिंसिपल्स भी अटेम्प्ट करने हैं जो कि अपने आप में 14 है, तो उनके लिए भी मुझे स्पेस चाहिए। आधा पेज हेनरी फ्योल के लिए इनफ है, आधा पेज मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस के लिए इनफ है, प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस के लिए।
उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये आपका स्टार्टिंग का पैटर्न रहना चाहिए, चाहे कैसा भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का है, आपको उसके बारे में पूरा सब कुछ समझाना है। क्वेश्चन ने नहीं बोला इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लिए, बट आपको समझा के आना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन आपके पास 20 मार्कर है, एग्जामिनर आपसे उस क्वेश्चन में सब कुछ चाहता है। आप अपनी बुक पढ़िए, बुक में किस तरह एक एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, एग्जामिनर चाहता है कि आप भी उसी तरह एक्सप्लेन करके आए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि 14 प्रिंसिपल्स लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबको आते हैं, सब 12वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई भी लिख सकता है। कितने अच्छे तरीके से और कितनी प्रेजेंटेशन से आपने लिखा है, मार्क्स यूनिवर्सिटी के अंदर उसी तरीके से है। थ्योरी में आपका काम करने का तरीका बिल्कुल चेंज है, और यही कुछ वजह है कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हमें लिखना कैसे है। सबसे पहले हम बात करेंगे मैनेजमेंट की डेफिनेशन की। तो व्हाट इज मैनेजमेंट, हमने पढ़ा हुआ है पहले। मैनेजमेंट का मतलब औरों से काम करवाना, मैनेजमेंट का मतलब किसी और से काम करवाना। आइए एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर एक छोटे से एग्जांपल से मैनेजमेंट को समझेंगे। इट कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब मैनेजमेंट का मतलब क्या है, औरों से काम करवाना दो तरीके से, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इन दोनों वर्ड को भी अभी अपन अगले 5 मिनट के अंदर समझ लेंगे। हिंदी में इस डेफिनेशन को देखा जाए तो डेफिनेशन कहते हैं, इसे दूसरों द्वारा प्रभावी ढंग से और कुशलता से काम करवाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो मैनेजमेंट का मतलब है गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स। ठीक है, एक छोटे से एग्जांपल से अभी आपको मैनेजमेंट क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं हमारी इंडियन माइथोलॉजी की, तो इंडियन माइथोलॉजी में 3 हमारे पास भगवान आते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जो विष्णु है उनका काम क्या है, आप सबने देखा होगा पुरानी सीरियल्स में, विष्णु का काम है धरती को चलाना। क्या काम है विष्णु जी का, धरती को चलाना। तो मतलब धरती को मैनेज करने का काम किसके पास है, विष्णु के पास है। तो हु इज विष्णु, विष्णु इज अ मैनेजर। विष्णु एक मैनेजर है जिसे इस पूरी धरती को मैनेज करना है। एक कंपनी है, कंपनी के अंदर मैनेजर रहते हैं, उसे किसे मैनेज करना है, उस कंपनी को मैनेज करना है। विष्णु को इस तरह पूरी की पूरी आपकी जो धरती है, पूरा का पूरा जो आपका इंडिया है, उसे मैनेज करना है। तो अब देखिए, अब देखते हैं हमारे घर पे अगर एक गेस्ट भी आते हैं तो हम लोग कितना पजल्ड हो जाते हैं। हम उनके लिए, कोई खाना लेने जा रहा है, कोई कपड़े लेने जा रहा है, किस तरह हम पूरा पजल्ड हो जाते हैं सिर्फ एक इंसान के आने से। देन हाउ लॉर्ड विष्णु, उन्होंने कैसे 125 करोड़ लोगों को मैनेज कर रखा है। क्या ट्रिक है उनके पास, उनके पास जो ट्रिक है वो है गेटिंग द थिंग डन बाय अदर्स। उनके जो मैनेजर्स उनके साथ हैं, जो उनके साथ काम कर रहे हैं, वो काफी टाइम के पंक्चुअल है। आपको फाइनेंस की बात करनी है तो फाइनेंस का डिपार्टमेंट किसके पास है, कुबेर के पास है। आपको बारिश करनी है, बारिश का डिपार्टमेंट किसके पास है, इंद्र के पास है। सनलाइट देनी है, वो डिपार्टमेंट किसके पास है, सन के पास है। कभी आपने देखा है कि सनराइज आपका 4 बजे होता है, किसी दिन सनराइज 4:30 हो रहा है, कि आज तो सूरज आधे घंटा लेट हो गया, कभी नहीं होता। ही इज ऑलवेज ऑन टाइम। तो हाउ विष्णु जी इज मैनेजिंग द होल वर्ल्ड, बिकॉज जिनके थ्रू वो काम को मैनेज करवा रहे हैं, जो उनके अदर लोग हैं, वो काफी अपने काम को किस तरह कर रहे हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अपने काम को इफेक्टिवली कर रहे हैं, वो अपने काम को एफिशिएंटली कर रहे हैं, इसलिए मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है। तो व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग डन बाय अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसी को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। तो जब भी मैनेजमेंट आपके नाम में आए तो आप बोलेंगे मैनेजमेंट का मतलब गेटिंग द वर्क डन बाय अदर्स। किस तरह काम हो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब इन दोनों वर्ड्स को समझते हैं, इज इफेक्टिव एंड व्हाट इज एफिशिएंट। इफेक्टिव का मतलब होता है काम को टाइम पे करना, इफेक्टिव मतलब टाइम पे, एफिशिएंट का मतलब मिनिमम कॉस्ट पे। इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता दूंगा कि आप मिक्स ना करें, 2 मिनट सुने। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब काम कंप्लीट करना टाइम के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंपनी के मैनेजर है और आपको एक टास्क गिवन है कि आपको इस मंथ के अंदर 100 शर्ट्स बनानी है। कितनी शर्ट बनानी है आपको, 100 शर्ट। कितने दिन में, एक मंथ, मतलब मान लीजिए 30 डेज के अंदर बनानी है। और आपकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, कॉस्ट आपको लगनी चाहिए ओनली 50,000 रुपीज। तो आपको बजट कितना मिला हुआ है, 50,000 रुपीज का, और आपको शर्ट्स कितनी बनानी है, 100। कितने टाइम के अंदर, 1 मंथ के अंदर। तो इफेक्टिव का मतलब हमने क्या पढ़ा, ऑन टाइम। अगर आपने वो शर्ट्स 1 महीने के अंदर बना दी,
या 1 महीने से कम समय के अंदर बना दी तो आप क्या हो गए, इफेक्टिव हो गए। और अगर आपने वो शर्ट्स 50,000 रुपीज या उससे कम के अंदर बना दी तो आप क्या भी हो गए, एफिशिएंट हो गए। मान लीजिए आपने शर्ट्स 1 महीने से कम में तो बना दी लेकिन आपने पैसे 60,000 लगा दिए, तो इस केस में आप इफेक्टिव है बट एफिशिएंट नहीं है। या ऐसा करिए कि आपने शर्ट 40,000 में तो बना दी लेकिन आपने 40 दिन ले लिए, तो उस कंडीशन में आप एफिशिएंट है बट इफेक्टिव नहीं है। तो कब एक मैनेजर काम अच्छे से करवा पाएगा, जब उसके साथ वाले इफेक्टिव और एफिशिएंट साथ, मतलब कि शर्ट 1 महीने के अंदर भी बना दिया और 50,000 रुपए के अंदर भी बना दिया, तब आपका मैनेजर क्या होगा, इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। तो इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्लियर है। अब याद रखने का तरीका, इफेक्टिव मैंने क्या बताया, ऑन टाइम, एफिशिएंटली मैंने बताया मिनिमम कॉस्ट। अब देखिए इफेक्टिव में आपकी स्पेलिंग क्या है, TIV, तो TIVE वर्ड को आप याद कर सकते हैं टाइम से। टाइम की स्पेलिंग क्या होती है, TIME, और इफेक्टिव में आ रहा है TIVE। तो जहां TIVE आ रहा है वहां आप टाइम फिट कर दीजिए। इस तरह आपको याद हो जाएगा कि इफेक्टिव का मतलब होता है टाइम, और जो बच गया एफिशिएंट वो होगा आपका मिनिमम कॉस्ट। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्लियर है हमें, इट कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसको हम बोलेंगे मैनेजमेंट की डेफिनेशन। मैनेजमेंट की डेफिनेशन होने के बाद नेक्स्ट चीज जो हमें चलनी है वो होगी अबाउट हेनरी फ्योल, कि जो प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो दिए किसने हैं, आपको वही बताना पड़ेगा। अब आप स्कूल में नहीं है कि आपने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया, अब आप कॉलेज में हैं, आप यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, तो आपको आपके क्वेश्चन को एक फ्लो के अनुसार चलाना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स अवार्ड होंगे। तो आफ्टर मैनेजमेंट की डेफिनेशन सेकंड बात आपके पास आ रही है फादर ऑफ मैनेजमेंट, कि हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट। हम सबको पता है, जो कॉमर्स में लेके बैठे हैं 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल वाज द फादर ऑफ मैनेजमेंट। वहां हमने हेनरी फ्योल के लिए बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, बट यहाँ पे हमें हेनरी फ्योल के लिए 5 to 6 लाइन्स लिखनी पड़ेगी, बिकॉज ही इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उन्हीं के देन है। तो आइए पढ़ते हैं अबाउट हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल was a French mining engineer। अब देखिए जो इनका डेट ऑफ बर्थ है 1841 से 1925। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपके पास दो काम है, या तो उसको एक्यूरेट याद करो और नहीं याद तो मत लिखो। गलत लिखना इज ऑलवेज रिस्की। हम क्या करते हैं, गलत लिख दो कौन सा हमारी कॉपी पढ़ाई जा रही है, अगर उसका ध्यान यहाँ पे पड़ गया और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत मिली, उसको इंप्रेशन लग जाएगा इसने ढंग से नहीं लिख रहा है और आपको आगे भी गलतियां आएगी। तो तभी डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है जब आपको अच्छे से याद है। अगर आपको 1% का भी डाउट है तो मत लिखिए, छोड़ दीजिए, बिकॉज नहीं लिखना इज बेटर देन गलत लिखना। तो जहां भी डेटा की बात आ रही है, जहां भी स्टेट्स की बात आ रही है, जैसे कि आपका एक सब्जेक्ट है आपकी बात इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ राजस्थान, वहां पे आपके पास उसमें डेटा ही डेटा है, बहुत ज्यादा डेटा है कि इतने किलोमीटर की हमारी सड़कें हैं, इतने लीटर के हमारे कुएं हैं या डैम है। तो अगर आपको एक्यूरेट याद है तब लिखिए, वरना अप्रोक्सीमेटली लिख के आगे आप काम चलाइए, बिकॉज अगर आप गलत लिखते हैं तो वो एग्जामिनर के सामने एक खराब इंप्रेशन देता है। तो अगर आपको याद नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ आप स्किप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। हेनरी फ्योल वाज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर, माइनिंग एग्जीक्यूटिव, ऑथर एंड डायरेक्टर ऑफ माइंस who developed a general theory of business administration that is called as फ्योलिज्म। हेनरी फ्योल एक कंपनी में माइनिंग इंजीनियर थे, कोल माइन इंजीनियर। जब इस कंपनी को उन्होंने ज्वाइन किया था, ये कंपनी अपनी बैंकरप्सी पे खड़ी थी। बैंकरप्सी का मतलब वो कंपनी बस दिवालिया होने ही वाली थी, इस कगार पे थी। उस जगह पे किन्होंने आके संभाला, हेनरी फ्योल ने उस कंपनी को संभाला, अपने प्रिंसिपल्स दिए, और उन प्रिंसिपल्स ने इस कंपनी ने इतनी तरक्की करी कि बाद में इस कंपनी का बैंकरप्ट तो रह ही गया, प्लस आगे इन्होंने बहुत ज्यादा तरक्की भी करी, और इसी कंपनी से बाद में ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन के रिटायर होते हैं। तो ये हेनरी फ्योल का कंट्रीब्यूशन था मैनेजमेंट के लिए कि एक ऐसी कंपनी जो बंद होने जा रही थी उसको इन्होंने उठा लिया अपने प्रिंसिपल्स के थ्रू, और बाद में उस कंपनी में सीईओ बन के ये लोग रिटायर हो रहे हैं। तो ये था हेनरी फ्योल का कंट्रीब्यूशन, और इस कंट्रीब्यूशन को हम क्या भी कह देते हैं, कभी कभी फ्योलिज्म भी कह देते हैं, बिकॉज ये से उत्पन्न हुई है, ये फ्योल के द्वारा उत्पन्न हुई है। हिंदी पढ़ लेते हैं। हेनरी फ्योल एक फ्रांसीसी खनन इंजीनियर, खनन कार्यकारी, लेखक और खानों के निदेशक थे, जिन्होंने व्यवसाय प्रशासन का एक सामान्य सिद्धांत विकसित किया जिसे अक्सर फ्योलिज्म कहा जाता है।
तो हेनरी फ्यूल के बारे में याद रखेंगे। अगर इसको आपको रटना भी नहीं है तो ये 4 बातें आप ध्यान रखिए। वो क्या थे? कोल माइन इंजीनियर थे। वो इस कंपनी को कब ज्वाइन किया? जब कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी। फिर उन्होंने खुद की थ्योरी दी, उससे कंपनी हिट हो गई और उस कंपनी को इन्होंने सीईओ बन के रिटायर हुए। ये 5 पॉइंट से आप हाफ पेज भर सकते हैं। इतना आपको याद रहेगा तो हेनरी फ्यूल के लिए इनफ है, इससे ज्यादा हमें नहीं लिखना। बिकॉज अब भी हमारे क्वेश्चन का जो मेजर पोर्शन है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो अभी भी पेंडिंग है। तो आपको सब कुछ समझाना है, लेकिन बहुत ही संक्षेप में समझाना है, बिकॉज आपको अदर क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं। तो आप इस क्वेश्चन पे 10 पेज भी नहीं दे सकते। तो आपको हर चीज थोड़ा थोड़ा समझा के आगे बढ़ना है, जिससे कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए, एग्जामिनर भी सेटिस्फाइड हो जाए और हमारा आंसर भी कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले हमने पढ़ी मैनेजमेंट की डेफिनेशन, फिर हमने पढ़ा अबाउट फादर ऑफ मैनेजमेंट। अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स के फीचर्स क्या है। इतना लिखने के बाद हम आपके प्रिंसिपल्स पे जाएंगे। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे 10 लिख देने हैं, आपको 2 या 3 लिखने हैं, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन ये ना आ जाए कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ही आ गया, जो कि जनरली नहीं आता, बट अगर आ जाता है तो उस कंडीशन में आप 10 पॉइंट समझाएं। बट अगर क्वेश्चन आ रहा है व्हाट आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है। 3 पॉइंटर्स के थ्रू भी आपका काम चल सकता है। पहला पॉइंट है जनरल गाइडलाइंस या फिर सामान्य दिशा निर्देश। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिंसिपल्स फ्योल ने बनाए हैं, जरूरी नहीं है कि इनको आप इसी तरह फॉलो करें जिस तरह उन्होंने लिखा है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये बस दिशा निर्देश है कि एक सामान्य तरीके से आपको ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह चलाना है। जैसे कि एक प्रिंसिपल आएगा यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का विभाजन, जो ये कहता है कि कार्य को हमें या वर्क को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहिए, जिससे कि आपके पास स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। तो ये एक सामान्य दिशा निर्देश है। अगर आपके पास कुछ सिचुएशन ऐसी है जहां पे वर्क को बांटा जा ही नहीं सकता, वर्क इतना छोटा है कि उसको बांटने की जरूरत ही नहीं है, तो ये कंपल्सरी नहीं है कि फ्योल ने कहा है तो डिवाइड करे ही करें। उस कंडीशन में डिवाइड करना जरूरी नहीं है। तो ये सिर्फ एक सामान्य दिशा निर्देश है, जिसको आप अप्लाई कर भी सकते हैं, और अगर सिचुएशंस आपको अलाउ नहीं कर रही तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। सेकंड, डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशंस। ये प्रिंसिपल्स आपको कभी भी रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, जिस तरह की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो हर बार क्या बनेगा? वाटर। ऐसा कुछ ये प्रिंसिपल्स नहीं कहते हैं। इन प्रिंसिपल्स ने एक जनरल गाइडलाइन दी है, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई गारंटी नहीं है कि इसको फॉलो करने के बाद रिजल्ट अच्छा ही आएगा। कोई गारंटी नहीं है कि डिवीजन ऑफ वर्क करने से स्पेशलाइजेशन आ ही जाए, हो सकता है ना भी आए, हो सकता है आपके वर्कर्स ने अच्छे से काम ना किया हो। तो ये प्रिंसिपल्स क्या है? कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, बस ये जनरल एक गाइडलाइंस है। लास्ट, यूजफुल फॉर गाइडिंग ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार के मार्गदर्शन के लिए उपयोगी। ह्यूमन बिहेवियर की गाइडेंस के लिए भी ये प्रिंसिपल्स हमारे काम करेंगे। देखिए, हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल्स दिए थे 14 के 14, ये किसी भी मशीन के लिए नहीं है, ये किसी एसेट के लिए नहीं है, ये किसी इक्विपमेंट के लिए नहीं है। ये प्रिंसिपल है ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करने के लिए। किसको गाइड करने के लिए है? इंसानों को गाइड करने के लिए प्रिंसिपल्स है। इसलिए कहा जाता है कि दीज प्रिंसिपल्स आर यूजफुल फॉर गाइडिंग ह्यूमन बीइंग्स। हम जब प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सारे के सारे प्रिंसिपल्स सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान को केंद्रित करके बनाए गए हैं, जो कि आपका ह्यूमन बीइंग। मशीन के लिए हेनरी फ्योल ने कुछ नहीं कहा है, एसिड के लिए हेनरी फ्योल ने कुछ नहीं कहा है। हेनरी फ्योल ने कहा है कि अगर आपने पीपल को मैनेज कर लिया, अगर आपने अपने एम्प्लॉयज को मैनेज कर लिया, अगर आपने उन्हें खुश रख लिया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली तरक्की करेगी। और उन्हें खुश रखने के लिए उन्होंने कुछ 14 दिशा निर्देश बताए हैं, जिन्हें हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। तो पहले हमने पढ़ा डेफिनेशन, फिर हमने पढ़ा अबाउट हेनरी फ्योल, और फिर हमने पढ़ा फीचर्स। अब हम चलते हैं प्रिंसिपल्स के ऊपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसके बाद आप एक पेज का बनाएंगे फ्लो चार्ट। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपके आंसर को रिच बनाती है कि हाँ, इस बच्चे ने क्या किया है, छोटी छोटी बातें भी समझाई और टेबल का भी उपयोग किया है। मैं नहीं कह रहा कि आप इसी तरह बनाकर आए, सर्किल बनाने में टाइम लगता है, आप रेक्टेंगल बना दें, रेक्टेंगल में लिखिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और बाद में इसके 14 रेक्टेंगल निकाल दीजिए। इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा, आपका एक पेज भर गया। इस पेज को अगर आप लिख के भरोगे तो आपके 5 मिनट जाएंगे या 10 मिनट जाएंगे। आप डायग्राम से बनाओगे तो मात्र 2 मिनट जाएंगे। तो क्या किया आपने? टाइम बचाया, अपने काम को अच्छा दिखाया और एग्जामिनर को भी खुश कर दिया। अगर आपने पहले पन्ने से लेकर 36वें पन्ने तक सिर्फ और सिर्फ लिखा ही लिखा है,
तो आपकी कॉपी बहुत ही बोरिंग कॉपी बन जाएगी, उसको कोई भी चेक नहीं करेगा। आप खुद सोचिए, आपकी जो किताब है उसमें एक भी चित्र ना हो, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट हो, क्या आप उस किताब को पढ़ेंगे? अब उसको किताब का पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। जब तक उसमें फ्लो चार्ट ना हो, जब तक उसमें डायग्राम ना हो, वो किताब इंटरेस्टिंग नहीं बन पाती। और उसी तरह आपको भी आपके आंसर शीट को इंटरेस्टिंग बनाना है। इसलिए जो 5 क्वेश्चन है, पांचों के पांचों क्वेश्चन में एक एक फ्लो चार्ट तो होना जरूरी ही है, जिससे कि आपकी कॉपी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगे कि हाँ इसने डायग्राम भी डाले। तो प्रिंसिपल स्टार्ट करने से पहले एक पेज पे आप इस तरह का फ्लो चार्ट बनाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप सर्कल ही, रेक्टेंगल भी बना सकते हो, जो आपको उस टाइम इजीली काम हो जाए, जो उस टाइम फास्ट काम हो जाए वो काम करना है। बस वो थोड़ा नीट रहे, इस बात का ध्यान रखना है, गंदा डायग्राम नहीं बनाना। अब इसके बारे में स्टार्ट करते हैं हमारे प्रिंसिपल्स। पहला प्रिंसिपल आपका है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का जिसके तरह हमने बताया कि फ्योल ने कहा था आपके वर्क को छोटे छोटे टुकड़ों में हमें बांटना है, जिससे कि हर इंसान उस काम में स्पेशलाइज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके घर में शादी का फंक्शन है, तो शादी के फंक्शन में क्या करते हैं, एक जो सबसे जिम्मेदार पर्सन होता है वो कहाँ बैठता है, वो हलवाई के पास बैठता है। आप यहाँ ध्यान रखो। एक जो घर का सबसे बुजुर्ग होता है वो एंट्री पे रहते हैं, वो लिफाफे कलेक्ट करते हैं। जो घर के बच्चे होते हैं वो कहाँ रहते हैं, उनको हम बोल देते हैं कि जो गेस्ट आ रहे हैं उनका आप ध्यान रखो। जो घर के बड़े हैं, जो कि बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं है बट जो यंग एज में है, वो गेस्ट के साथ ग्रीट करते हैं। तो क्या हुआ, सारे वर्क को आपने डिवाइड कर दिया, और इससे क्या हो गया, वर्क में स्पेशलाइजेशन भी आ गया। अगर सारा काम एक ही जना कर रहा है, लिफाफा भी एक ही जना बना रहा है, हलवाई के पास भी एक ही जना बैठा है, मेहमानों को भी एक ही ग्रीट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वर्क ढंग से नहीं हो पाएगा और कुछ ना कुछ दिक्कतें रह जाएगी। इसलिए फ्योल ने क्या कहा कि जो भी आपके कंपनी में काम है, सारे काम को बांट दो छोटे छोटे टुकड़ों में, और वो काम उस एक ही पर्सन को असाइन कर दो जिंदगी भर के लिए। जब तक वो इस कंपनी में है ये काम उसे ही करना है। इससे क्या होगा, वो उस काम में निपुण हो जाएगा, और जिस दिन वो इस काम में निपुण हो गया, वो उस काम को कम से कम कॉस्ट में और ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी के साथ कर देगा। तो ये था आपका पहला प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क। पढ़ते हैं इसको। वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क या जॉब। अ ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट हु इज कॉम्पिटेंट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द ईच जॉब। ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट का मतलब जो बंदे की इस चीज की ट्रेनिंग है उसे ही वो काम दिया जाए। दस डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। इस क्वेश्चन में इस प्रिंसिपल को समझाते वक्त एक शब्द बहुत जरूरी है, जो कि स्पेशलाइजेशन, जो कि आपके आंसर में होना ही होना चाहिए। तो ये आपका है डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट डाउट आपके मन में आ रहा होगा, क्या सर 4 लाइन में ही समझाना है डिवीजन ऑफ वर्क को? तो जी हाँ, आपको 4 ही लाइन में समझाना है। बिकॉज देखिए, अभी तक आप क्या कर चुके हो, आप समझा चुके हो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद आपने समझा दिया हेनरी फ्योल को, एक पेज आपका वहां पे लग चुका है। दूसरे पेज में आपने समझाया है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, और तीसरे पेज में आप बना के आ चुके हो एक फ्लो चार्ट। मैक्सिमम पेज आप अगर किसी आंसर में भरते हो तो वो है 8 पेजेस। 8 पेजेस से ऊपर आपका आंसर जा रहा है तो एग्जामिनर को लगता है ज्यादा लिख दिया, वो नंबर काट लेगा। तो 8 से ज्यादा पेज आप किसी आंसर को नहीं दे सकते। कितने पेज बचते हैं आपके पास? ओनली 5 पेजेस बच रहे हैं आपके पास, और 5 पेजेस के अंदर आपको 14 प्रिंसिपल्स को समाना है। मतलब एक पेज में सिर्फ आप 3 ही प्रिंसिपल लिख सकते हो। तो अगर आपको एक पेज में 3 ही प्रिंसिपल लिखने हैं तो आपको आपका कंटेंट थोड़ा कम करना पड़ेगा, इस तरह कि जो मेन बात है वो भी आ जाए और आपका आंसर कम भी ना लगे। अगर आपने यहाँ पे इसको बहुत बड़े बड़े लिख दिए तो आप 6 या 7 ही अटेम्प्ट कर पाओगे, और मार्किंग स्कीम के हिसाब से क्या हुआ, इसने तो क्वेश्चन आधा अटेम्प्ट किया है, क्योंकि प्रिंसिपल्स कितने हैं 14, आपने कितने लिखे हैं 7। तो क्या हुआ, आपका क्वेश्चन हाफ ही अटेम्प्ट हुआ है, आपको नंबर 10 में से मिलेंगे, चाहे आपने कितना ही अच्छा लिखा हो। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं डालना, कम कंटेंट यहाँ पर डालना है। तो पहला होगा डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को छोटे छोटे टुकड़ों में आप बांट दिया जाए। हिंदी पढ़ लेते हैं अब इसकी। कार्य का विभाजन, कार्य को छोटे कार्यों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक कार्य को करने के लिए सक्षम प्रशिक्षित विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कार्य विभाजन विशेषज्ञ की ओर ले जाता है, स्पेशलाइजेशन की ओर आपको ले जाता है। ये था आपका फर्स्ट प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड प्रिंसिपल आपका आता है ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी का मतलब होता है किसी को आदेश देने की शक्ति, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है काम पूरा करने की जिम्मेदारी। अगर आपको कोई काम दिया गया है तो उसको करने के लिए जिम्मेदार कौन है? आप जिम्मेदार है। आप देखते हो घर पे कई बार आपके पेरेंट्स कहते हैं
मुझे ये काम करा हुआ मिलना चाहिए, चाहे तू कर, तेरे छोटे भाई से करवाए, मम्मी से करवा, अगर काम नहीं हुआ तो मैं तो तेरे को आगे पकड़ूंगा। तो वो क्या होता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप उस काम को करने के लिए जिम्मेदार हो। ऑथोरिटी मतलब उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए आपको शक्ति दी गई है कि नहीं दी गई। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं सबसे पहले, कि मान लीजिए आप अभी बीकॉम सेकेंड ईयर में हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चों का टेस्ट चल रहा है आपकी कोचिंग के ऊपर, ठीक है। आपको अपॉइंट कर दिया कि आप बैठिए और देखिए कोई यहाँ पे चीटिंग ना करे। अब आपने कहा कि अगर कोई चीटिंग करे तो मैं क्या करूं, तो आपको बोला आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कोई पावर नहीं है, ना तो आप उनका पेपर छीन सकते हो, ना आप उनको बोल सकते हो, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी कि टेस्ट को अच्छे से पूरा करवाना है, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, आपके पास ऑथोरिटी नहीं है, आपके पास पावर नहीं है, आपके पास शक्ति नहीं है, तो क्या आप काम कर पाएंगे? आप काम कर ही नहीं पाएंगे। दूसरा केस लेते हैं, आपको कह दिया टेस्ट लेना है, आपको अथॉरिटी दे दी कि जरा सी भी किसी की आंख भी घूमती है आप उसका पेपर ले लेना। अब क्या हुआ, आपको अथॉरिटी जरूरत से ज्यादा दे दी। पहले केस में अथॉरिटी थी ही नहीं, अब जरूरत से ज्यादा हो गई, तो आप क्या करेंगे? जरा सा भी किसी ने आंख खुली, आपने पेपर छीन लिया, बोला भाई मैं तो पानी पीने के लिए उठ रहा था, लेकिन आपने पेपर छीन लिया। जरा सा कोई बोलता हुआ दिखा, आपने उसको क्लास से बाहर निकाल दिया। तो फ्योल ने यहाँ पे कहा कि जो ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों बराबर रहनी चाहिए, ना तो ज्यादा हो और ना ही कम हो। अगर ज्यादा हो गई तो पावर का मिसयूज होगा, अगर कम रही तो आप अपना काम नहीं कर पाओगे। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लाइन आपके प्रिंसिपल के अंदर आनी ही आनी चाहिए। आइए पढ़ते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू फ्योल, ऑथोरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन ओबीडियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द कोरोलरी ऑफ अथॉरिटी। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी के साथ साथ चलती है। द टू टाइप्स ऑफ अथॉरिटी आर ऑफिशियल अथॉरिटी विच इज द अथॉरिटी टू कमांड एंड पर्सनल अथॉरिटी विच इज द अथॉरिटी टू ऑफ द इंडिविजुअल मैनेजर। ऑफिशियल अथॉरिटी क्या होती है? वो पोजीशन जो मैनेजर को उसके ऑफिस के ओहदे के कारण मिली है, वो तो क्या हो गई ऑफिशियल अथॉरिटी, कि वो मैनेजर है कंपनी के लॉ बुक्स के अनुसार, तो वो आपको ऑर्डर देगा, वो आपका बॉस है। और पर्सनल अथॉरिटी क्या होती है? जो हर इंसान की खुद की अथॉरिटी रहेगी, उसको बोलेंगे पर्सनल अथॉरिटी। तो ये दोनों अथॉरिटी आपको एक्सप्लेन करके आ जाना एक लाइन में अगर पॉसिबल हो तो, बाकी बैलेंस वाला बात आपको समझाना ही समझाना पड़ेगा। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस 3 लाइन के अंदर प्रिंसिपल डन है, इससे ज्यादा चौथी लाइन में जाने की जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज आपको अभी और 12 प्रिंसिपल अटेम्प्ट करने हैं और आपको सब कुछ वाइंड अप करना है। कितने पेजेस के अंदर? ओनली 8 पेजेस के अंदर। 9th पेज भी जाते ही एग्जामिनर को आइडिया लग जाता है कि ये बंदा फेंक रहा है। हिंदी पढ़ लेते हैं अब इसकी। फ्योल के अनुसार प्राधिकार आदेश देने और आज्ञाकारिता प्राप्त करने का अधिकार है और जिम्मेदारी अधिकार का परिणाम है। 2 प्रकार के अधिकार, आधिकारिक प्राधिकरण है जो आदेश देने का अधिकार है, और व्यक्तिगत अधिकार जो व्यक्तिगत प्रबंधक का अधिकार है। अधिकार और जिम्मेदारी के बीच क्या रहना चाहिए? संतुलन रहना चाहिए। थर्ड है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब कानून कायदा, जो भी आपकी फर्म है उसका कानून कायदा मानने में फायदा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने जहां भी इंटरव्यू दिया, आप सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट हो गए, आपने ऑफर लेटर में साइन किया। ऑफर लेटर में साफ साफ लिख रहा है कि आपके ऑफिस का टाइमिंग 8 to 4 है, मतलब 8 से 4 है, और आपको ऑफिस रिपोर्ट करना है 7:50 तक। अगर आप 8 बजे या 8 बजे से लेट होते हो तो हम आपकी तनख्वाह काटेंगे। ये क्या था? डिसिप्लिन प्रोसीजर मेंशन था। अब आपने ज्वाइनिंग करी, ज्वाइनिंग के पहले दिन ही आप 8:10 आ गए, दूसरे दिन आप 8:15 आए, तीसरे दिन आप 8:30 आ रहे हो, चौथे दिन आप 8 बजे आ गए, पांचवें दिन आप 7:50 आ गए। क्या हो रहा है यहाँ पे? जो कंपनी के रूल्स है, रूल्स फॉलो नहीं हो रहे। एक इंसान को देखेंगे दूसरा भी करेगा और तीसरा भी करेगा। इससे क्या हो रहा है? कोई 8 बजे आ रहा है, कोई 7:30 आ रहा है, कोई आ ही नहीं रहा, कोई 9 बजे तक पहुंच रहा है। तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन का काम अच्छे से नहीं हो पाएगा और ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिजल्ट ढंग से नहीं दे पाएगी। तो फ्योल ने क्या कहा कि जो भी आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स है, जो उनके रेगुलेशंस है, आपको उनको फॉलो करना चाहिए। अगर आप उनसे नाखुश हैं, आपको लगता था कि आप 8 बजे नहीं आ पाओगे, तो भाई आपने जॉब लेटर भी साइन क्यों किया? आप उस टाइम बात करते। अगर आपने साइन कर दिया है, देन आपको उस बात को मानना पड़ेगा, आपको कंपनी के डिसिप्लिन को मानना पड़ेगा। अगर डिसिप्लिन नहीं माना गया, सब लोग अपने हिसाब से काम करने लगे, तो बिजनेस एज अ होल यूनिट
काम नहीं कर पाएगा और वो फेल हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं इसको। डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस टू द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। जो भी आपका एग्रीमेंट था उसकी ओबीडियंस करना, उसकी पालना करना ही क्या है, डिसिप्लिन है। विच आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू फ्योल, डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। ये लाइन अगर आपको याद है जाती तो वेल एंड गुड, वरना स्टार्टिंग के 3 लाइंस भी आपके लिए इनफ है, बहुत है। बिकॉज आगे और बड़े बड़े प्रिंसिपल्स है जिनको आपको थोड़ा लंबा समझाना पड़ेगा, जैसे यूनिटी ऑफ कमांड हो गया, स्केलर चेन हो गया। तो अगर आप इतना भी याद करते हैं तो वेल देन इनफ है। डिसिप्लिन का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के कानून कायदे को मानना, उसकी पालना करना, उसकी अवमानना। ठीक है, हिंदी पढ़ लेते हैं इसकी। अनुशासन संगठनात्मक नियमों और रोजगार समझौते की आज्ञाकारिता है जो संगठन के कामकाज के लिए आवश्यक है। फ्योल के अनुसार अनुशासन के लिए सभी स्तरों पर अच्छे वरिष्ठ, स्पष्ट और निष्पक्ष समझौतों और दंड के विवेकपूर्ण आवेदन की आवश्यकता होती है। दैट वाज द डिसिप्लिन। चौथा है यूनिटी ऑफ कमांड। फ्योल के सभी प्रिंसिपल्स में शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी का मतलब एकता, कमांड का मतलब आदेश, कि आदेश में क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि सपोज कीजिए आपकी जॉब लग चुकी है और आप जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपके ऊपर जो बॉस है वो आपको ऑर्डर दे रहे हैं। आपके बॉस ने आपको कहा कि आज रात सुबह 10 बजे तक ये काम करके बताइएगा। आपने उस काम को किया, फिर उन्होंने आपको एक दूसरा काम दिया और तीसरा काम दिया। आपने तीनों काम टाइम पे कंप्लीट कर दिए। 4 बजे आप निकल गए, आपके बॉस भी आपसे खुश हो गए भी इसने सारे काम अच्छे से करे। अब आप दूसरे दिन ऑफिस में गए, आपके बॉस ने वापस आपको एक काम दिया कि ये काम मुझे 10 बजे तक करके देना है। कुछ देर बाद आपके पास दूसरे डिपार्टमेंट का जो बॉस था उसका ऑर्डर आता है कि आप भी मुझे यही सेम काम करके दो 10 बजे तक। और आधे घंटे बाद जो कंपनी का मालिक है, ओवरऑल मालिक, उसका आपके पास फोन आ गया कि मुझे भी यही काम करके दो, और कितने ही बजे तक देना है, 10 बजे तक ही करके वापस देना है। अब एक ही समय में आपके पास 3 काम आ गए और तीनों ही काम को आपको 10 बजे तक करना है। क्या आप एक भी काम अच्छे से कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कमांड में यूनिटी नहीं है। एक ही टाइम पे अलग अलग जगह से कमांड आ रहे हैं और आप हो जाएंगे कंफ्यूज। फ्योल ने ये चीज देखी और कहा कि हर एम्प्लॉय के ऊपर सिर्फ एक सुपीरियर होना चाहिए, सिर्फ एक ही बॉस हो एक एम्प्लॉय के ऊपर, तभी आपका काम अच्छे से चलेगा। और इसको हमने कहा यूनिटी ऑफ कमांड, कि अगर एक कर्मचारी को एक से ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे वो कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएगा और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका काम धरा का धरा रह जाएगा। और इसीलिए आप देखते हैं हर एम्प्लॉय के ऊपर एक बॉस होता है और वो बॉस ही उसको सारे काम बताता है, सो दैट कोई भी दिक्कत ना है, यूनिटी ऑफ कमांड बना रहे। आइए इसको पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्योल, देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी एम्प्लॉय। ये लाइन आना बहुत जरूरी है, वन एंड ओनली वन बॉस, ये इसका कीवर्ड है। एग्जामिनर ये 4 वर्ड आपके आंसर में ढूंढेगा ही ढूंढेगा। कौन से 4 वर्ड? वन एंड ओनली वन बॉस। इफ एन एम्प्लॉय गेट्स ऑर्डर फ्रॉम 2 सुपीरियर, सुपीरियर मतलब जो आपसे ऊपर है, एट द सेम टाइम द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड। वायलेटेड का मतलब भंग हो जाना, मतलब कि अगर एक ही समय 2 सुपीरियर आपको ऑर्डर देंगे तो आपका प्रिंसिपल भंग हो जाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट्स दैट ईच पार्टिसिपेंट in a formal organization should receive the order and be responsible to only one superior। एक ही सुपीरियर से आपके पास क्या आना चाहिए? ऑर्डर आना चाहिए। हिंदी में पढ़ते हैं अब इसको। फ्योल के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक और केवल एक बॉस होना चाहिए। यदि किसी कर्मचारी को एक ही समय में 2 वरिष्ठों से आदेश मिलते हैं तो आदेश की एकता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। आदेश की एकता के सिद्धांत में कहा गया है कि औपचारिक संगठन में प्रत्येक प्रतिभागी को केवल एक वरिष्ठ से आदेश प्राप्त करना चाहिए और जिम्मेदार होना चाहिए। तो ये था आपका चौथा प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड। 5वां, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबका एक ही गोल हो। अगर हर डिपार्टमेंट अलग गोल पे जा रहा है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगी। सबसे अच्छा एग्जांपल ले लीजिए आप होंडा का। होंडा 2 व्हीलर में भी है, एक्टिवा उसकी आ रही है। होंडा 2 व्हीलर के अंदर नॉन गियर सेगमेंट है जिसमें एक्टिवा, एविएटर ये सब चल रहा है। एक है गियर सेगमेंट जिसमें वो बाइक्स बेच रहा है, और तीसरा सेगमेंट उसका है कार सेगमेंट जहां उसकी कार आ रही है होंडा सिटी या होंडा अकॉर्ड।
अब यहाँ पे होंडा के पास क्या हो गए, 3 अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए। एक है नॉन गियर टू व्हीलर, एक है गियर टू व्हीलर और एक है 4 व्हीलर डिपार्टमेंट। फ्यूल ये कहते हैं कि तीनों डिपार्टमेंट का जो डायरेक्शन है वो एक होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए होंडा का जो गोल है वो क्या है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, उसको अच्छी से अच्छी चीज मिले, चाहे मेरी कार या मेरा टू व्हीलर महंगा ही क्यों ना हो जाए। अब देखिए होंडा की जितने भी टू व्हीलर्स आते हैं या बाइक्स आती है सब प्रीमियम रेंज पे आती है, कोई भी बाइक सस्ती नहीं आती। कार्स भी जो आती है होंडा सिटी वगैरह 10 लाख से ऊपर ही क्रॉस करती है, क्योंकि होंडा एक ही डायरेक्शन से चल रहा है, उनका एक ही ध्येय है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर उनका ध्येय बदल जाए कि कार में तो क्या करना है कस्टमर सेटिस्फेक्शन और टू व्हीलर में क्या करना है क्वालिटी गिरा दो, चाहे आपको हल्की रेट पे बेचनी पड़े, कम रेट पे बेच दो, बस सामान बिकना चाहिए, तो क्या होगा अलग अलग डायरेक्शन होते ही आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी, बिकॉज आप एक ही समय पे एक साथ दो नावों के अंदर सवार हो गए। तो फ्योल ने क्या कहा, डायरेक्शन की यूनिटी होनी चाहिए, सब डिपार्टमेंट एक जगह एक ही दिशा में जानी चाहिए। अगर कार जिस जगह जा रहा है उसी जगह आपका बाइक भी जाए। पढ़ते हैं इसको। ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव्स through coordinated and focused efforts. Each group of activity having the same objective must have one head in one plan. Important word रहेगा यहाँ पे one head in one plan. This ensures unity of action and coordination. एक संगठन की सभी इकाइयों को समन्वित और केंद्रित प्रयासों के माध्यम से समान उद्देश्यों की ओर बढ़ना चाहिए। एक ही उद्देश्य वाली गतिविधियों के प्रत्येक समूह में एक प्रमुख योजना होनी चाहिए। यह कार्रवाई और समन्वय की एकता सुनिश्चित करता है, मतलब कि आपके सभी डिपार्टमेंट का वन हेड होना चाहिए और उसका वन प्लान होना चाहिए। सबके सब एक डिपार्टमेंट वाले एक ही तरीके आपको आगे जाना चाहिए, ये बता दिया आपको यूनिट ऑफ डायरेक्शन में। तो 5 प्रिंसिपल हो गए, डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। छठा आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक फर्म के अंदर आपको हमेशा अपनी कंपनी का हित पहले देखना चाहिए और खुद का हित बाद में देखना चाहिए। हर वो एम्प्लॉय जिसने पहले खुद का हित देख लिया और कंपनी को पीछे रखा, वो कंपनी आगे जाके फ्लॉप हो जाएगी, और अगर कंपनी फ्लॉप हुई तो आपको नौकरी से निकलना पड़ेगा और उसके साथ साथ आप भी बेरोजगार हो जाओगे। तो फ्योल ने कहा कि अगर आप कंपनी का हित का सोचोगे तो नो डाउट आपके पास भी वो चीज वापस आएगी। अगर आपने खुद के हित का सोच लिया तो कंपनी पीछे रह गई, और अगर कंपनी घाटे में गई तो आपकी जॉब भी जाएगी। सबसे अच्छा एग्जांपल है कि मान लीजिए कंपनी को कोई एसेट खरीदना था, मान लीजिए कंपनी को फर्नीचर खरीदना था, कंपनी ने आपसे बोला गया, आप कंपनी के एक भरोसेमंद एम्प्लॉय थे, तो कंपनी ने कहा कि ये लो पैसे, और जहां से आपको ये फर्नीचर लेना है, सोफा लेना है मुझे, जहां से सबसे कम रेट में मिले वहां से सोफा लाके मेरे पास दे दो। ठीक है, आप गए मार्केट में, आपको याद आया कि आपके ब्रदर के सोफे की दुकान है। ठीक है, आपको याद क्या आता है, उनके सोफे की दुकान है, और आपका मालिक आप पे अच्छा भरोसा करता है, तो आपने क्या बोला कि जिस सोफे की मार्केट में रेट 30,000 रुपए की है, मैं मेरे भाई की दुकान से वो 35 में खरीद लूंगा। मालिक देखने वाला तो है नहीं, क्योंकि उसको मेरे भरोसा है। तो आपने क्या किया, खुद के इंटरेस्ट को ऊपर रख दिया कि मैं 5,000 एक्स्ट्रा कमाऊंगा, और इसलिए आपने क्या करा, आपकी फर्म को, आपके बिजनेस यूनिट को घाटे में डाला। तो ये क्या हुआ, आपने खुद को ऊपर रख दिया और फर्म को नीचे रख दिया। फ्योल ने इस बात के लिए मना किया है कि हमेशा खुद का इंटरेस्ट फर्म के इंटरेस्ट से नीचे होना चाहिए। अगर आपने फर्म के लिए अच्छा सोचा तो फर्म प्रॉफिट कमाएगी, और प्रॉफिट कमाएगी तो आपका भी इंक्रीमेंट होगा। लेकिन अगर आप फर्म का गलत सोचते हो, फर्म को नुकसान करवाते हो, तो फर्म को नुकसान होगा तो आपको भी नुकसान होगा, बिकॉज आपको जॉब से निकालना पड़ेगा, और आगे जाके आप भी क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो यहाँ पे कहा जाता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट हमेशा सबऑर्डिनेट रहना चाहिए। सबऑर्डिनेट का मतलब छोटा, किससे, जनरल इंटरेस्ट से, बिजनेस के इंटरेस्ट से हमेशा छोटा रहे। द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी, प्रायोरिटी पे कौन रहे, संस्था का इंटरेस्ट, ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन एम्प्लॉय। अकॉर्डिंग टू फ्योल, every worker has some individual interest for working in a company. The company has got its own objectives. In all the situation, the interest of the company will supersede the interest of individual. चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, ऊपर किसे रखना है, हमें कंपनी के इंटरेस्ट को ऊपर रखना है। जिस दिन सारे एम्प्लॉयज खुद को ऊपर रखने लग गए, उस दिन क्या होगा, कंपनी बंद हो जाएगी। बीएसएनएल हो गई या जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं,
वहां कई बार जो कर्मचारी होते हैं वो अपने आप को ऊपर मानने लग जाते हैं, तो आप देखते हो वो लोग जो कंपनियां हैं वो काम करना बंद कर देती है। तो ये बात किसने नोटिस करी थी? फ्योल ने नोटिस करी थी। हिंदी अनुवाद भी इसका हम एक बार पढ़ लेते हैं। किसी एक व्यक्तिगत कर्मचारी के हितों पर किसी संगठन के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। फ्योल के अनुसार किसी कंपनी में काम करने के लिए प्रत्येक कर्मचारी की कुछ व्यक्तिगत रुचि होती है। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप किसी कंपनी के साथ जुड़े हो, आपकी भी कुछ मंशाएं हैं, आपकी भी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं जो आपको पूरी करनी है, और वो पूरी होनी भी चाहिए, लेकिन किस कीमत पे ना हो? कंपनी की कीमत पे ना हो। कंपनी को आपको हमेशा ऊपर रखना पड़ेगा। सभी स्थितियों में कंपनी के हित किसी एक व्यक्ति के हित का स्थान, पहला हित किसका माना जाएगा? कंपनी का माना जाए। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी। ये बात कंपनी के लिए बताई गई थी कि कंपनी जब भी अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे रही है तो कम से कम इतनी तनख्वाह तो देवे कि उनका गुजारा हो सके, उनका मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो सके। अगर आप एक ऐसी तनख्वाह दे रहे हैं जो कि कर्मचारियों के लिए बहुत कम है, तो कर्मचारी आपके बिजनेस को छोड़ के चल जाएंगे, और अगर कोई रहेगा भी तो वो बहुत टैलेंटेड बंदा नहीं रह पाएगा, कम टैलेंटेड बंदा रहेगा। और अगर कम टैलेंटेड लोग आपके साथ जुड़े हुए रहे तो आपकी फर्म आगे तक नहीं चल पाएगी। तो ये कहता है रेम्यूनरेशन कि जो कर्मचारियों का रेम्यूनरेशन है, कर्मचारियों की तनख्वाह है, कर्मचारियों की सैलरी है, वो इतनी रहे कि उनका रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो जाए। उसी समय कर्मचारी भी इतना ही डिमांड करे जितना कंपनी की पेइंग कैपेसिटी है, वो भी उनसे बहुत ज्यादा ना मांगे। ठीक है, इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि आप एक किराना शॉप में गए, किराना शॉप में आपको काम करना था नॉर्मल कि सामान लाके देने का काम था कस्टमर्स को। तो दुकानदार के लिए तो क्या बात होती है कि कम से कम 10,000 रुपए तो दे ताकि इस आदमी का घर चल सके। और उस कर्मचारी के लिए क्या बात है कि वो बहुत ज्यादा रुपए ना मांगे, वो कहे मैं तो 30,000 रुपए लूंगा। तो क्या किराने में काम करने वाले को 30,000 मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो क्या बात है, दोनों के लिए ही है। कंपनी भी इतना तो दे कि उसका गुजर बसरा हो सके, और वो भी इतना ना मांगे जो कि दुकानदार के पेमेंट करने की क्षमता से बाहर चल जाए। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी रेम्यूनरेशन के अंदर। द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब होता है सैलरी, शुड बी फेयर, फेयर मतलब बराबर, टू बोथ एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज के लिए भी बराबर रहे और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बराबर रहे। द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस which should give them at least a reasonable standard of living। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, वर्ड आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी के पे करने की कैपेसिटी के अंदर भी वो चीज रहनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल, मतलब कि दोनों के लिए वो बराबर रहे। समग्र वेतन और मुआवजा कर्मचारियों और संगठन दोनों के लिए उचित होना चाहिए। कर्मचारियों को उचित वेतन दिया जाना चाहिए जिससे उन्हें कम से कम एक उचित जीवन स्तर मिल सके। साथ ही यह कंपनी की भुगतान क्षमता के भीतर होना चाहिए, बहुत जरूरी बात है ये। दूसरे शब्दों में पारिश्रमिक न्याय संगत और न्याय संगत होना चाहिए, कि जस्ट और इक्विटेबल वो चीज आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब सारी के सारी पावर जिसके पास रहे, सिर्फ और सिर्फ एक आदमी बॉस के पास रहे, उसको तो कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जब इस पावर को आपने नीचे तक बांट दी, सुपरवाइजर के पास भी पावर है, मैनेजर के पास भी पावर है, वर्कर के पास भी पावर है, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो फ्योल ने कहा कि जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो कंपनी के ग्रोथ से रिलेटेड है, कि हमें एक मशीन एक्स्ट्रा डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए, हमें एक बिल्डिंग एक्स्ट्रा खोलनी चाहिए कि नहीं खोलनी चाहिए, ऐसे डिसीजन तो कौन रखे? टॉप मैनेजमेंट क्या रखे? उनको सेंट्रलाइज रखे कि वही उन डिसीजन को ले, वो सेंटर में रहे। और ऐसे डिसीजन जो कि रोजीना के रोजमर्रा रिलेटेड है, कि वर्कर्स को छुट्टी चाहिए, किसी दिन वो आ नहीं पाएगा, किसी मंथ उसको सैलरी एडवांस में चाहिए, ये छोटे मोटे डिसीजंस को हम डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, सो दैट बार बार टॉप मैनेजमेंट का समय खराब ना हो। तो फ्योल ने कहा कि देयर शुड बी अ बैलेंस, एक बैलेंस रहना चाहिए किन दोनों में, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर। ना तो सारी की सारी ऑथोरिटी सेंट्रलाइजेशन हो बिकॉज टॉप मैनेजमेंट का समय खराब होगा, और ना ही सारा का सारा डिसेंट्रलाइजेशन हो बिकॉज उसमें क्या होगा, टॉप मैनेजमेंट फिर आपकी संस्था को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा, सारे काम नीचे के नीचे हो जाएंगे। तो ये प्रिंसिपल भी किसने दिया है? फ्योल ने दिया है। द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन अथॉरिटी,
इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। कंसंट्रेशन का मतलब कि सारी की सारी अथॉरिटी एक जगह आ जाना, इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। वेयर एज इट्स डिस्पर्सल, डिस्पर्सल का मतलब फैलाव, dispersal among more than one person is known as decentralization. Fayol explained that there should be a balance between both of them. दोनों में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. The authority to take the important decision should be vested with the top management. Important decision तो कौन लेगा, top management. And authority to take routine decision should be dispersed to lower management. इन decisions कौन ले ले अपने, lower management अपने आप ही ले ले. हिंदी में बोलेंगे केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। निर्णय लेने वाले प्राधिकरण की एकाग्रता को केंद्रीकरण कहा जाता है। जब सारी की सारी पावर एकाग्र मतलब एक ही जगह रख दी गई उसको बोलेंगे केंद्रीकरण। जबकि एक से अधिक व्यक्तियों के बीच इसका फैलाव विकेंद्रीकरण के रूप में जाना गया है। फ्योल ने समझाया कि दोनों के बीच संतुलन होना चाहिए। महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार शीर्ष प्रबंधन के पास हो, टॉप मैनेजमेंट के पास हो, और नियमित निर्णय लेने का अधिकार निचले प्रबंधन को दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल आता है वो है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या हो गया कि फर्म के अंदर एक अथॉरिटी से काम हो, ये नहीं होगा कोई भी जगह किसी को भी बोल रहे हैं। सपोज एग्जांपल कीजिए आपके कॉलेज का एग्जांपल, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसी टीचर का समझाया आपको समझ नहीं आया, तो आप किसके पास जाएंगे, क्या आप सीधा प्रिंसिपल के पास थोड़ी जाएंगे, या आप क्या सीधा डायरेक्टर के पास जाएंगे, नहीं, आप सबसे पहले बात करेंगे अपने सब्जेक्ट टीचर से कि सर हमें आपका पढ़ाया समझ नहीं आ रहा, इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन करिए, हमें वापस समझाइए, या फिर हमें एक्स्ट्रा क्लास दीजिए। अगर आपके सब्जेक्ट टीचर को समझाने से बात नहीं बनी तो आप आपके क्लास टीचर के पास जाओगे कि क्लास टीचर हमारे को हमारा सब्जेक्ट टीचर अच्छे से नहीं समझा पा रहा, इनको रिप्लेस करिए। अगर क्लास टीचर ने भी आपकी बात नहीं मानी तो आप एचओडी के पास जाएंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो भी आपके डिपार्टमेंट का हेड है। अगर एचओडी से बात नहीं सुलझी तो आप प्रिंसिपल के पास जाएंगे, प्रिंसिपल से भी नहीं सुलझी तो डायरेक्टर के पास जाएंगे, और डायरेक्टर ने भी इग्नोर कर दिया तो आप अपने पेरेंट्स को लेकर कॉलेज पहुंचेंगे। ये सिस्टम है कि या क्या आप सीधा ही डायरेक्टर के पास चल जाओगे, नहीं, डायरेक्टर भी ये बोलेगा पहले अपने टीचर से बात करके आओ। तो इसको क्या बोलते हैं, स्केलर चेन, की एक चेन में आपका काम चल रहा है। तो फ्योल ने ये बोला कि अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फलना फूलना है तो एक चेन में चले, हर कम्युनिकेशन के लिए सीधा टॉप मैनेजमेंट के पास ना जाया जाए, जो आपसे सुपीरियर है पहले उसके पास जाएं, वहां बात ना बने तो चैनल के थ्रू आगे आए, डायरेक्ट आप कहीं भी ना पहुंचे। ये किसने बताया, स्केलर चेन में। जैसे डायग्राम है, अगर ई को कोई बात करनी है, ई डायरेक्ट ए के पास नहीं जाएगा, ई जाएगा डी के पास, डी जाएगा सी के पास, सी बी के पास, और फिर बी ए के पास जाएगा। इसे कहते हैं स्केलर चेन, और ये फॉलो होना चाहिए हर कंडीशन में। लेकिन अगर कभी इमरजेंसी हो जाए तो उसके लिए एक रूट दिया था जिसको हम कहते हैं गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का मतलब सेम लेवल का सबऑर्डिनेट आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, बट कब, सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के केस में। अगर आप स्केलर चेन समझा रहे हैं तो इसका डायग्राम कंपलसरी है, स्केलर चेन के साथ डायग्राम बनाना ही बनाना पड़ेगा, नहीं बनाए तो 1 नंबर कटेगा। अब पढ़ते हैं स्केलर चेन। An organization consists of superiors and subordinate. The formal lines of authority from highest to lowest rank are known as scalar chain. According to Fayol, organization should have a chain of authority and communication that runs from top to bottom and should be followed by managers and subordinates. एक चेन होनी चाहिए जो कि हर कोई फॉलो करके चले, डायरेक्ट ही कोई किसी के पास कम्युनिकेशन ना पहुंचाए। According to Fayol, this chain should not be violated in the normal course of communication. नॉर्मली वायलेट ना हो, अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी ही आन पड़ी है तभी इसको आप वायलेट करें। ये किसने कहा था, हेनरी फ्योल ने कहा। एक संगठन में वरिष्ठ और अधीनस्थ होते हैं। उच्चतम से निम्नतम रैंक तक अधिकार की औपचारिक पंक्तियों को आदेश श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। फ्योल के अनुसार संगठनों में अधिकार और संचार की एक श्रृंखला होनी चाहिए जो ऊपर से नीचे तक चलती है, पढ़ाया हमने, और प्रबंधकों और अधीनस्थों द्वारा इसका पालन किया जाना चाहिए। फ्योल के अनुसार औपचारिक संचार के सामान्य क्रम में इस श्रृंखला का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, कि नॉर्मल कंडीशन में उल्लंघन ना करे, कोई बहुत ही इमरजेंसी आ गई है तब आप गैंग प्लैंक का सहारा ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है हर चीज की एक जगह होना। अगर हर चीज की एक फिक्स जगह है तो आपको उसको ढूंढने में समय कम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जाते हैं घर पे,
घर आके आपने अपने शूज खोले, अगर आपने अपने शू रैक के अंदर खोले हैं तो वापस आपको टाइम से मिल जाएंगे, अगर आपने उनको इस तरह पटक दिया तो आपको नहीं मिलेंगे। फिर आप अंदर आए, आपने अपनी गाड़ी की चाबी अगर की स्टैंड पे लगाई है तो आपको 1 मिनट में मिल जाएगी, आपने उसको यहीं छोड़ के चले गए तो वापस आपको ढूंढने में 10 मिनट लगेगी। अब वापस आपको घर से बाहर जाना है किसी काम के लिए, आपने चाबी को यहीं कहीं रख दिया था, अब क्या वो चाबी आपको टाइम से मिलेगी? नहीं, आपको 10 मिनट ढूंढने पड़ेंगे कहाँ रखी। फिर आप शूज देखने आए, शूज भी आपने वही खोल दिए थे, तो वापस क्या होगा, आपको 10 मिनट शूज ढूंढने में लगेंगे। तो आप जहां भी पहुंच रहे थे वहां 20 मिनट तो आप लेट घर पे ही हो गए, बिकॉज सारे सामान आपके एक जगह पे नहीं थे। फ्योल ने ये चीज कंपनी में नोटिस करी और उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर शुड बी फॉलोड, हर इंसान की जो जगह है वो वहीं पे मिले। जैसे कि कैशियर की जगह अगर काउंटर नंबर 1 है तो वो काउंटर नंबर 1 पे ही मिले, वो काउंटर नंबर 3 पे ना मिले। तो हर सामान की एक जगह हो और हर इंसान की भी एक जगह हो, तभी आपका काम समय से होगा, नहीं तो आपके कर्मचारियों का आधा समय तो लोगों को ढूंढने में ही निकल जाएगा और बिजनेस प्रगति नहीं कर पाएगा। तो ये कहा ऑर्डर ने, पढ़ते हैं इसे। अकॉर्डिंग टू फ्योल, people and material must be in suitable places at appropriate time. The principle of order states that a place for everything and everything at its place. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको एज इट इज लिख के आनी है। A place for everything and everything at its place. If there is a fixed place for everything and it is present there, then there will be no hindrance in the activity of business. This will lead to increased productivity. ठीक है, इन्होंने ये कहा कि ऑर्डर आपका फॉलो होना चाहिए, हर चीज की एक फिक्स जगह हो, अगर फिक्स जगह नहीं होगी तो आपको उसको ढूंढने में दिक्कत आएगी और बिजनेस को इस कारण जिस काम को करने में 1 घंटा लग रहा है वहां 1.5 घंटा लगेगा और आपके जो रिजल्ट होंगे वो डाउन जाएंगे। अधिकतम दक्षता के लिए लोग और सामग्री उचित समय पर उपयुक्त स्थान पर होनी चाहिए। आदेश के सिद्धांत में कहा गया है कि हर चीज के लिए एक जगह और सब कुछ उसके स्थान पर। मूल्यतः इसका अर्थ है व्यवस्था। यदि हर चीज के लिए एक निश्चित जगह हो और वह वहां मौजूद हो तो व्यापार की गतिविधियों में कोई बाधा नहीं होगी, इससे उत्पादकता और दक्षता में क्या होने वाली है, वृद्धि होने वाली है। ये था आपका ऑर्डर। नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी मतलब समानता। आप देखते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में पार्शियलिटी होती है कि ये विमेन है और ये मेन है, सेम ओहदे पे है, सेम पोजीशन पे है, लेकिन वो मेन है तो उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, वुमेन है तो कम पैसे मिल रहे हैं, या वुमेन को ज्यादा मिल रहे हैं या मेन को कम मिल रहे हैं। तो फ्योल ने कहा कि इक्विटी हो, कोई पार्शियलिटी ना हो, कलर के ऊपर, क्रीड के ऊपर, सेक्स के ऊपर, इन सब पे कोई पार्शियलिटी ना हो। हाँ, अगर लेवल अलग अलग है, काम करने का उनका तरीका अलग अलग है कि एक तो हायर मैनेजर है और एक लोअर मैनेजर है, तब तो पैसे में डिफरेंस आएगा, लेकिन दो लोग जो कि सेम लेवल पे हो उनके पेमेंट में कभी डिफरेंस ना आए। ये बात किसने इंश्योर करी? फ्योल ने, कि बिजनेस के अंदर कोई भी तरह की पार्शियलिटी ना हो। दिस प्रिंसिपल एम्फसाइजेस काइंडलीनेस, दयालुता एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर टुवर्ड वर्कर। दिस विल इंश्योर लॉयल्टी एंड डिवोशन। अगर आप पार्शियलिटी नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयज भी आपके लिए वफादार रहेंगे और आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर आप हर चीज से पार्शियलिटी कर रहे हैं, उनमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय को भी मौका मिलते ही आपको छोड़ के चल जाएगा। Fuel does not rule out use of force. There should be no discrimination against anyone on the account of sex, religion, language, caste, belief और nationality. इन चीजों पे आपके पास भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सिद्धांत श्रमिकों के प्रति प्रबंधकों के व्यवहार में दया और न्याय पर जोर देता है। यह वफादारी और भक्ति सुनिश्चित करेगा। फ्योल कभी कभी बल प्रयोग से इंकार नहीं करता है। लिंग, धर्म, भाषा, जाति, विश्वास या राष्ट्रीयता आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर भेदभाव होगा तो वो गलत है, आपका प्रिंसिपल क्या हो गया? वायलेट हो गया। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल का मतलब आपको कर्मचारियों को समय देना चाहिए खुद को प्रूव करने के लिए। अगर आप क्रिकेट के फैन है तो आप देखते होंगे कि आज जो हमारे इंडिया का कप्तान है रोहित शर्मा, आज से कुछ साल पहले अगर आपको याद होगा तो 2007-8 के पास उसकी फॉर्म काफी खराब चला करती थी, कभी रन नहीं बनाया करता था, 0 पे आउट, 10 रन पे आउट, 20 रन पे आउट। और हम सब उस टाइम पे धोनी को क्रिटिसाइज किया करते थे कि क्यों रोहित शर्मा को इतने मौके दे रहा है, इसको निकाल क्यों नहीं देता, बाहर रहना बैठे रहना को खिला लो, यूसुफ पठान को खिला लो,
लेकिन उसको मौके देता गया और आज क्या हो रहा है, उस इंसान ने 3 तो 2 रिश्ते तक मार दिए और इंडियन टीम का कैप्टन बन के बैठा है। तो फ्योल भी यही बात कहते हैं कि कर्मचारियों को आप मौका दीजिए, उन्हें स्टेबिलिटी दीजिए काम करने के लिए। एक खराब काम या 2 खराब काम या 3 खराब काम करने पर उन्हें निकालिए मत, उन्हें मौका दीजिए, उन्हें कॉन्फिडेंस आने दीजिए कि आप ये काम कर सकते हो। अगर आप हर थोड़े थोड़े टाइम में वर्कर्स को निकाल देंगे तो आपका जो टर्नओवर भी बढ़ेगा, आपका एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ेगा, बार बार नए वर्कर्स आ रहे हैं और आपके काम में भी दिक्कतें आएगी। बिकॉज जब जब नए वर्कर्स आएंगे उनको वापस पूरी काम शुरू से सिखाओ, वापस वो काम को सीखेंगे और फिर काम होगा, उन सब में आपको समय लगेगा। तो फ्योल ने कहा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को हर थोड़े थोड़े टाइम में अपने वर्कर्स को रिलीव नहीं करना चाहिए। Personnel should be selected and appointed after due and rigorous procedure, but once selected, they should be kept. उन्हें रखना पड़ेगा at their position for a minimum fixed tenure, कि साल भर तो रहो, करो काम, फिर देखते हैं क्या। ये नहीं कि गन पॉइंट लेके खड़े हो, ये गलती हो गई निकाल दिया, ये गलती हो गई निकाल, 1 साल दे दिया, 1 साल तेरा है, कर, शुरू में गलतियां कर लेकिन एंड में मुझे काम करके चाहिए, इस तरह एक फिक्स टाइम। They should have stability of tenure. They should be given reasonable time to show result. कार्मिकों का चयन और नियुक्ति उचित और कठोर प्रक्रिया के बाद की जानी चाहिए, लेकिन एक बार चुने जाने के बाद उन्हें न्यूनतम निश्चित कार्यकाल के उनके पद पर रख जाना चाहिए। उनके पास कार्यकाल की स्थिरता होनी चाहिए, उन्हें परिणाम दिखाने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए। यह नहीं कि 7 दिन के बाद ही आप तो काम ही नहीं कर रहे हो, भाई उसे समय तो दो, उसे एडजस्ट तो होने दो। ये बात पे किसने जोर दिया? फ्योल ने। तो अब देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि फ्योल सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए बोले जा रहा है, फ्योल ने वर्कर्स के लिए बोला है। अगर फ्योल ने ये बोला है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, कि फर्म को हमेशा ऊपर रखना है, तो उसने रेम्यूनरेशन की बात की है कि उन्हें इतना रेम्यूनरेशन मिले। अगर उसने डिसिप्लिन की बात की है इंडस्ट्री के लिए, तो उसने दूसरी जगह इक्विटी की भी बात करी है। तो फ्योल ने इंडस्ट्री को और लेबर्स को, दोनों ही तबकों को बराबर रख के अपने प्रिंसिपल्स बनाए। 13वां प्रिंसिपल आपका आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है सामने से हाथ काम लेना। एक तो होता है कि इंडस्ट्री ने आपको काम सौंपा, एक वर्कर खुद हाथ खड़े करे कि हाँ मैं बताता हूँ, कोई आइडिया मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी ने वर्कर्स को बुलाया और बोला कि आप ही बताइए किस तरह हमारी सेल को बढ़ाया जाए। अब एक वर्कर ने हाथ खड़ा करके बोला एक मशीन एक्स्ट्रा डाल लो। एक वर्कर बोलता है साहब ऑफर देना चालू कर दो, दिवाली आ रही है, अच्छा आपका सेल बढ़ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इनिशिएटिव। कि वर्कर सामने से आके आपको आइडिया दे रहे हैं। इसके 2 फायदे हैं। पहला, एक तो आइडिया अच्छे अच्छे मिलेंगे, बिकॉज 100 वर्कर है, 100 वर्कर मतलब 100 दिमाग, तो 100 दिमाग चलेंगे तो अच्छा काम होगा। और दूसरा, वर्कर्स को भी लगेगा कि उनकी भी दुकान है, फैक्ट्री उनकी भी है, उनके आइडिया का भी एक वैल्यू हो रहा है। तो फ्योल ने बोला इनिशिएटिव होना चाहिए, वर्कर्स को लगता है कि वो हमारा पार्ट है और इंडस्ट्री को भी नए नए आइडियाज मिलते हैं। Workers should be encouraged to develop and carry out their plans for improvements according to Fayol. Initiative means taking the first step with self motivation. ये लाइन आनी चाहिए आपके पास। Initiative means taking the first step with self motivation. It is thinking out and executing the plan. It is one of the traits of an intelligent person. फ्योल के अनुसार श्रमिकों को सुधार के लिए अपनी योजनाओं को विकसित करने और क्या कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पहल का अर्थ है आत्मा प्रेरणा के साथ पहला कदम उठाना। यह एक बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षणों में से एक है। यह इनिशिएटिव हो गया। और लास्ट प्रिंसिपल आपका है एस्पिरिट डी कॉर्प्स, मतलब कि संगठन में एकता और एकता में अनेकता, जिसको हम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक मैनेजर कभी भी ये नहीं बोलेगा कि ये काम मैंने किया, वो हमेशा अपने ग्रुप को लेके चलता है। वही क्रिकेट का एग्जांपल, जब वर्ल्ड कप 2011 का जीता, आपने सबने देखा है, जो क्रिकेट का फैन है, धोनी ने ट्रॉफी नहीं उठाई, उसने किसी और को उठा के दे दी। वो कौन होता है? एक सक्सेसफुल मैनेजर होता है, जो खुद पीछे खड़ा होकर अपनी टीम को क्रेडिट देता है। तो फ्योल ने कहा है कि एक मैनेजर को हमेशा यही होना चाहिए, उसे आई वर्ड की जगह वी वर्ड यूज करना चाहिए कि ये काम हमने मिलके किया है, ना कि मैंने मिलके किया है। अगर आप इस तरह करेंगे तो जो टीम मेंबर्स है उनके अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन आता है कि भाई हमने भी तो काम किया था, और अगली बार वो आपको उतना सपोर्ट नहीं करेंगे, और उन्होंने सपोर्ट नहीं किया तो अगली बार करके दिखा दो फिर आप काम। तो इसलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका एस्पिरिट डी कॉर्प्स, जहां पे फ्योल ने कहा है
कि ग्रुपिज्म में ताकत है, ग्रुप में रह के हमें काम करना चाहिए। मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट। कुछ मैनेजमेंट आप देखते हो उनकी आदत होती है पॉलिटिक्स करने की, लोगों को बांट के रखने की, तो फ्योल ने कहा है कि मैनेजमेंट को टीम स्पिरिट को प्रमोट करना चाहिए। एंड यूनिटी एंड हार्मनी अमंग द एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू फ्योल। मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम वर्क स्पेशली इन लार्ज फैक्ट्रीज बिकॉज अदरवाइज ऑब्जेक्ट्स वुड बी डिफिकल्ट टू रियलाइज। फ्योल के अनुसार प्रबंधन को कर्मचारियों के बीच एकता और सद्भाव की एक टीम भावना को बढ़ावा देना चाहिए। प्रबंधन को विशेष रूप से बड़े संगठनों में टीम वर्क को बढ़ावा देना चाहिए, अन्यथा उद्देश्यों को प्राप्त करना काफी कठिन होगा। इसके साथ आपके प्रिंसिपल्स कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो का सेकंड सेगमेंट हाउ टू स्कोर मार्क्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको बताया था, आप एक टेबल बनाएंगे आपका क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ टेबल बिफोर स्टार्टिंग अ क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप टेबल बनाओगे जिसमें 3 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम में सीरियल नंबर, फिर मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट जो आपने पहले लिखा था, डेफिनेशन, उसका नाम लिखेंगे। वो कौन से पेज पे है, पेज नंबर 1 पे थी। आपके पास यूनिवर्सिटी में पेज नंबर लिखा हुआ आता है ऊपर, तो आपको काउंट नहीं करना। दूसरी बात हमने लिखी थी फादर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, तो देखिए आपने लिखा हेनरी फ्योल, कौन से पेज पे था, मान लीजिए सेकंड पेज पे। फिर आपने एक्सप्लेन किए थे फीचर्स, तो आप लिखेंगे थर्ड पे फीचर्स, कौन से पेज पे था ये, थर्ड पेज पे था। फिर आपने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया था, तब लिखे चौथा था फ्लो चार्ट, चौथे पेज पे। और फिर आपने 4 पन्ने आराम से प्रिंसिपल चलाए, तो फिर आप लिख दीजिए प्रिंसिपल्स, पेज पर 5 से 8। अब ऐसा नहीं कि एग्जामिनर उस कंटेंट से आपके पेज को मिलाने वाला है, वो नहीं मिलाएगा, बट उसे एक ये भाव लगेगा कि हाँ इस बच्चे ने मेहनत की है, ये वाकई में काम करने आ रहा है, वाकई में नंबर लेने आ रहा है। इसको पहले ये डायग्राम मिल गया, आगे जाकर उसको एक फ्लो चार्ट भी मिलने वाला है। तो इस तरह आपने एक क्वेश्चन में 2 डायग्राम दे दी, तो उसको अच्छा लगेगा कि हाँ इसने मेहनत की है अपने आंसर में। बिकॉज 8 पेजेस के आंसर में अगर आपने पूरा का पूरा कंटेंट ही कंटेंट डाला है, पूरे 8 पेजेस में 14 प्रिंसिपल डाले हैं, नो डाउट आपका आंसर बिल्कुल सही है, बट उसको पढ़ने में काफी बोरियत हो जाएगी, और हमें बोरियत नहीं लानी है, आपके आंसर को इंटरेस्टिंग बनाना है, और उसके लिए आपको इन छोटी छोटी चीजों का उपयोग करना पड़ेगा। इसका एक फायदा तो है कि बोरियत हटेगी, दूसरा आपके पेजेस ऑक्यूपाई हो जाएंगे। ये टेबल बनते ही आपका आधा पेज हो गया, एक पेज हम फ्लो चार्ट के कारण फिल कर चुके हैं, तो 1.5 पेज तो आपने 2 मिनट में कर दिए। अब आपको कितने ही पेज और बढ़ने हैं, 5.5 पेजेस और बढ़ने हैं, तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा और आपकी किताब अच्छी भी लगेगी। फिर ऑलवेज प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट ऑफ एवरीथिंग, हमने बनाया था फ्लो चार्ट। एटलीस्ट 6 पेज आंसर शुड बी देयर, कम से कम 6 पेज का आंसर तो होना ही चाहिए एक थ्योरी का, अगर आपको 20 नंबर लेने हैं तो। अगर आप पास होने गए हैं तो आप 3 पेज का लिख सकते हैं। अगर आप वाकई में नंबर लेने गए हैं, आप वाकई में पढ़ के गए हैं और आपको मार्क्स चाहिए, आपको 6 पन्ने तो कम से कम भरने पड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप किसी आंसर को 8 पेज दे सकते हो, नॉट मोर देन दैट। यूज ब्लू और ब्लैक कॉम्बिनेशन इफ योर हैंडराइटिंग इज पुअर, ये बॉयज के लिए आपका नोट रहता है, बिकॉज हमारी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है, तो आप ब्लू ब्लैक का यूज कर लो। ब्लू ब्लैक कैसे, जैसे आपने हेडिंग डाली डिवीजन ऑफ वर्क, वो डालो ब्लैक से, बाकी लिखो ब्लू से। सेकंड डाली ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो डालो ब्लैक से, फिर लिखो ब्लू से। थोड़ा सा क्रिएटिविटी सी दिखती है, थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ब्लू ब्लैक का इस्तेमाल हो रहा है, फ्लो चार्ट बनाया है, टेबल बनाई है, हेनरी फ्योल को एक्सप्लेन किया है। तो इन 3-4 पॉइंट्स को देख के वो आपको 15 नंबर तो दे ही देगा। अब 15 नंबर आपके 5 क्वेश्चन में आ रहे तो 15 75 75 मार्क्स अगर आप थ्योरी में लेके आ रहे हो, आप ऑलरेडी मेरिट बन गए, आपकी दिक्कत ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे ट्रिक्स करने से आपका जो आंसर होगा काफी क्रिएटिव बनेगा और काफी रिच आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि यूनिवर्सिटी आपसे बार बार पूछती रहती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।